नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। कार्यक्रम है विमर्श और एक खास मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं जिनसे हम बात करेंगे साहित्य के सृजन की। लेकिन चूंकि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा बहुत से आयाम समेटे हुए, आप एक लॉ के विशेषज्ञ होने के साथ साथ आप हाई कोर्ट में इसमें निबंधक सह प्रधान न्यायपीठ सचिव के पद पर कार्यरत हैं, और उससे पहले आप सैन्य विज्ञान के अध्येता रहे, और साथ में राजनीति विज्ञान को भी आपने कोई गहराई से पढ़ा है, समझा है, जाना है। लेकिन उस सब के इतर आप साहित्य में आपका मन रमता चला गया, और साहित्य के सृजन में न केवल उपन्यास बल्कि नाटक, कहानियाँ और बहुत तरह के अन्य जो लेख हैं वो भी आपने लिखे हैं। और सामाजिक जीवन में आपने जो कुछ जिया, जाना, अनुभव किया, उसे आपने दुनिया को समझाने का प्रयास किया है रोचक ढंग से। तो लिखा तो उसको कहानी के रूप में है, लेकिन वो वास्तविक घटनाएं हैं जिनको कहानी का स्वरूप दिया है ताकि रुचिकर ढंग से लोगों तक पहुंचे। तो महेंद्र विष्णु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। महेंद्र प्रताप अवस्थी जी। हाँ, वो मेरा नाम है, पर मैं महेंद्र भीष्म ही कहलाना पसंद करता हूं। तो सबसे पहले हम वार्ता के आगे बढ़ाएं, इसमें ये जरूरी है कि इसकी घटना क्या है, ये नामकरण महेंद्र भीष्म कैसे पड़ा? अच्छा, हाँ, ऐसा था कि मेरा पहला कहानी संग्रह 13 करवटें, ये मेरे विभाग में अनुमति के लिए गया था। तो वहाँ पर एक कहानी थी मेरी गवाही, जिसमें नकल की प्रतियां वो फाड़ता है, और गवाही जिसका डेलाइट मर्डर होता है, और जो गवाही देने ही किसी की गया था तो वो उसकी खुद की गवाही के लिए कोई गवाही नहीं मिलता। तो उसकी पत्नी को जब वो मर्डर को जमानत मिल जाती है, और तो वो क्रोध में पन्ने फाड़ देती है। तो एक था कि इस कहानी को बदल दो या फिर कहानी हटा दो। तो मैं नहीं एग्री हुआ। तो वही सब चीज़ें चल रही थी। तो हमारे उच्च न्यायालय में जो पीडब्ल्यूडी विभाग मेंटेनेंस देखता है, तो वहाँ पर गोविंद प्रसाद शर्मा जी आपके मोकामा बिहार के थे। उन्होंने उनसे मेरी बातचीत होती थी, चूँकि वो भी अच्छे साहित्यकार थे। तो हम लोग फुर्सत के क्षणों में बैठ के बातें करते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि कोई और नाम से लिखना कर दो, क्योंकि पता नहीं कब परमिशन आए। तो उसमें विलम्ब हो रहा था। तो उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि आपका राशि कौन सी है, या आपका इस तरह से। तो मैंने कहा कि मेरी धनु राशि है। तो कह नहीं, राशि में एक नाम भी आता है। तो मेरा नाम भीष्म है राशि में। तो मैंने कहा भीष्म नाम है उसमें। तो कहते बस ऐसा करिए कि महेंद्र भीष्म कर दो, मिला दीजिए। हाँ, परमिशन को जाने दीजिए, उस नाम से छपवा लीजिए, परमिशन की जरूरत ही नहीं, ऐसे बोले। तो महेंद्र भीष्म नाम से वो मेरा पहला कहानी संग्रह पब्लिश हुआ, और इधर परमिशन भी आ गई फिर। तो वो गवाही कहानी आज भी है, उसमें परमिशन भी आ गई। तो मेरी जितनी भी किताबें हैं, 5 उपन्यास हैं, 6 कहानी संग्रह हैं, और नाटक की किताब है, कुछ एक नाटक की और किताब आने वाली है, और अभी 4-5 उपन्यास हैं जो आधे अधूरे हैं, वो भी पूरे होंगे। तो इन सब की मैं अपने विभाग से बाकायदा अनुमति लेता हूँ, और जब वहाँ से अनुमति मिलती है तब फिर ये किताब सब प्रकाशन में जाती है। हाँ, तो कभी कभी बड़ा विलम्ब हो जाता है, जैसे। लेकिन अब तो आप महेंद्र भीष्म हो गए, लेकिन नौकरी में तो आप महेंद्र प्रताप अवस्थी ही होंगे। हाँ, महेंद्र प्रताप अवस्थी ही मैं तो हूँ ही वही, पर एक लेखक का नाम मेरा आ गया तो अब वो चल गया। आधिकारिक प्रक्रिया है जिसका अनुपालन आप करते हैं, हालांकि नाम बदल जाने के कारण आप उसकी आवश्यकता उतनी है नहीं। ऐसी नहीं है। एक्चुअली मैं अगर हाईकोर्ट में हूँ तो लेखक हूँ, पर लेखक पहले हूँ। अगर मैं हाईकोर्ट में नहीं होता, नौकरी में नहीं होता, कोई बिजनेस कर रहा होता या कोई दुकान कर रहा होता, तो तब भी मैं लिख रहा होता, है ना। तो और लेखक हमेशा रहेगा, मेरे समय तक रहेगा, मेरे बाद भी रहेगा। और जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उसका एक समय है। हाईकोर्ट में आज हूँ, 2026 में अवकाश प्राप्त कर लूँगा, तो वो पद और वो वहीं तक है, पर लेखक चलता रहेगा, ये जीवित रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि बहुत से जो सृजन की दुनिया से जुड़े हुए रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, वो सबसे पहले अपने जीवन की जो भूमिका है, जो उसका सूत्र है, उसको आत्मसात करते हुए अपने इस धर्म का निर्वहन करते हैं
कई बार ये धर्म जीविकोपार्जन से भी जुड़ जाता है, कई बार नहीं जुड़ता, लेकिन समाज को दिशा देने का जो गुरुतर कार्य है वो तो करता ही है। तो मेरा पहला जो ये प्रश्न था वो इससे जुड़ा हुआ था, इसलिए आपसे ये संवाद हुआ। तो अब मैं जरूर जानना चाहता हूँ कि ये जो साहित्य की दुनिया है जो इसमें आते हैं सृजन में, इसमें जुड़ने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? क्योंकि बहुत से हमारे श्रोता और दर्शक जिनके अंदर एक प्रतिभा है, वो कुछ लिखते हैं, कुछ अभिव्यक्त करते हैं, कुछ पर पीड़ा को स्वर देते हैं। आपके जीवन में ये साहित्यकार ने जन्म कैसे लिया? हाँ, इसका भी एक मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है कि मेरे जो पितामह थे वो आर्मी में रहे हैं और MES में थे। पिताजी भी मेरे फिशरीज विभाग में थे और दोनों लोगों ने समय से पहले अपनी नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया। और हमारे यहाँ खेती होती थी। पिताजी मेरे कृषि पढ़े हुए थे, एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर से थे। तो उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा को मानते हुए नौकरी छोड़ दी और आखिर खेती देखने लगे। तो हमारे घर में अमेरिका की सनशाइन भी आती थी, अंग्रेजी में कल्पतरु भी आती थी, कल्याण भी आती थी हिंदी में, और सारका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत, कादम्बिनी जैसी पत्रिकाएं होश संभालते ही मुझे अपने सामने मिली। तो जब मैं, और अंग्रेजी मेरे पिताजी और मेरे पिता में बहुत अच्छी जानते थे, तो वो एक कोई लाइब्रेरी थी, उससे हर महीने किताबें आती थी, पर वो अंग्रेजी में ज़्यादातर होती थी। तो वो हम लोगों को पढ़ने को एक मिला। तो एक मेरा ये कहना है कि हमारे आसपास जो अच्छे पत्र पत्रिकाएं हैं, जो एक साहित्य क्षेत्र है और अच्छे साहित्यकार हैं, उनका अध्ययन करना, जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं किसी बड़े साहित्यकार की, तो कोई चर्चित उनकी कृति होती वो पढ़ते हैं, तो हमारे एक मस्तिष्क में विजन तैयार होता है, विचार बनता है, और हम उन्हीं उपन्यास में, उसी कथा साहित्य में कहीं ना कहीं हमारे मन में भी कुछ जन्म लेने लगता है कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक शुरुआती चीज़ें होती हैं, और फिर जिसको नैसर्गिक कुछ मिला होता है लेखन का, तो वो फिर उसकी अपनी मौलिकता होती है। समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, जो स्थितियां चल रही हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में जब वो देखता है कि कुछ कमियां हैं या कहीं कोई अवरोध है, तो वो फिर अपनी बात कैसे कह पाए। सामान्य जन क्या है कि उसको महसूस के रह जाता है कि हम ऐसा बदल सकते थे, पर हम इस लायक नहीं समझता वो अपने को। पर लेखक समझता है कि हम इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, पर हम इनकी बात, इस समूह की बात अपनी लेखनी के द्वारा कह सकते हैं, उसको स्वर दे सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैंने कहीं, मुझे एक चीज़ कचोटी थी कि ये जो हाशिए के लोग हैं, जो किन्नर समाज है हमारा, ये इतना उपेक्षित क्यों है। तो जब मैंने शोध किया, इस पे काम करना शुरू किया, तो बहुत शुरुआत की बात थी, मुझे ना तो कोई साहित्य मिला, ना किसी बड़े लेखक का कोई उपन्यास मिला, था भी नहीं, ना इतना इंटरनेट की सुविधा थी जब हम लोगों ने इस पे काम किया। और जब काम किया, एक कथा रूप में किन्नर कथा उपन्यास आया, तो वो पब्लिशर ने छापा ही नहीं। वो मेरा था कि मैं दिल्ली के किसी बड़े पब्लिशर को ही छपवाऊँगा। तो सुशील सिद्धार्थ जी की नज़र पड़ी इस पांडुलिपि में, जो सामयिक प्रकाशन को मैं दे आया था बहुत पहले। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, इसको छापो। तो फिर उन्होंने इसको बहुत विलम्ब से, यानी करीब 4-6 साल बाद 2010-11 में छापा। छपने के बाद ये पता नहीं कैसे इंडिया टुडे के पास पहुंच गया। उन्होंने इसकी पूरी एक पन्ने की मेरी फ़ोटो के साथ वो कवर पेज वो बना दिया, एक स्टोरी बना दी, समीक्षा इसकी। अब वो आउटलुक ने, फिर शुक्रवार और पत्रिकाओं ने भी आए, फिर कुछ अखबारों में आया। मैंने सोचा मेरी और भी 3 कृतियाँ आ चुकी थी तब तक, उनका इतना कोई जिक्र नहीं, लखनऊ से बाहर उन्नाव तक खबर नहीं। और यहाँ पे बम्बई से फ़ोन आ रहा है कि महेंद्र भीष्म जी, सूरज प्रकाश जी का फ़ोन आया, आज एक बहुत बड़े कार्यक्रम में मुझे बहुत खुशी हुई, आपने किन्नर कथा उपन्यास लिखा है। हमने जी सर। तो कह रहे वो उसकी यहाँ चर्चा हो रही थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मेरा उपन्यास की चर्चा वहाँ हो रही है। तो ऐसे फिर मुझे तिरुवारूर केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, आनंद गुजरात, पुणे विश्वविद्यालय सावित्रीबाई फुले, वहाँ मुझे लेक्चर के लिए आमंत्रित किया कि आने जाने का सब मिलते ही है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा है। तो किन्नर कथा ने मुझे, ये चाइना के विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में भी रहा है किन्नर कथा, और इसको मैं दिखा दूँ दर्शकों को। जी बिल्कुल। और ये समय और देशकाल परिस्थितियों से जूझते समाज के उन वर्गों की अभिव्यक्ति
आपने की है जिन पर सामान्यतः कुछ ऐसी रूढ़िवादी विचार बन गए जिनमें हम उनको हाशिए पर तो ला देते हैं, लेकिन उनके जीवन के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में, समाज में उनका निर्माण कैसे होता है, कैसे वो आगे आते हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं, उनकी जीवन के आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी मुश्किलें क्या हैं, इस पर चर्चा खुलेआम नहीं होती, जिसलिए एक विद्रूप सा बना रहता है। उस पर आपने काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और ये चर्चा हमारे साहित्य के सृजन में कैसे एक साहित्यकार बनता है, कैसे उसकी साहित्य की सृजना होती है, कैसे वो जीवन के अनुभवों को सहेज कर, संवार कर, उसको एक गढ़ करके समाज को चेतना का स्वर देता है। तो महेंद्र भीष्म जी ने एक काम किया और अब तक आपके कुल 6 कहानी संग्रह आ चुके हैं, जिनकी प्रत्येक कहानी आपके जीवन के अनुभव, स्वयं के किए गए अनुभवों से निकली हुई कहानियाँ, जिनको आपने कुछ कहानी के स्वरूप में दिया है, लेकिन वो मूल घटनाएं कहीं ना कहीं आपके जीवन में घटी हैं। इसी तरह के आपके एक नाट्य संग्रह है जिनके नाटक निरंतर मंचन में हैं, और 5 उपन्यास हैं जिनमें से 3 पर लघु फिल्म या फीचर फिल्म पर काम चल रहा है। कुछ पे काम हो चुका है, और ये बहुत उपलब्धि की बात है कि आप इतने सारे रचना धर्मिता के अलग अलग आयामों में काम करते चले आ रहे हैं। महेंद्र जी, इसी कड़ी में मैं आपसे ज़रूर जानना चाहता हूँ कि जब आपके ये सृजन का कार्य शुरू हुआ, उमूमन इस अवस्था में कोई भी साथी ये सोचता है कि उसका संसार कैसा बनेगा, उसका व्यक्तित्व कैसा बनेगा, आगे भविष्य क्या होगा, नौकरी, अध्ययन और सृजन, ये 3 के बीच में संघर्ष भी होता है। आपके साथ कैसा संघर्ष हुआ? क्योंकि एक तरफ आपके परिवार में सैन्य का परिवेश था, सैन्य विज्ञान में आप अध्ययन कर रहे थे, राजनीति विज्ञान में भी आप अध्ययन कर रहे थे। मेरे भी दामाद भी आर्मी में मेजर है। अच्छा। ये एक सहयोग है कि और पहला जो आपका सृजन है वो भी जय हिंद की सेना, ये आपका महत्वपूर्ण जो ये भी उपन्यास है। हाँ, ये भी मैंने, जब मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी था ग्रेजुएशन में, तो ये मैंने उस समय लिख लिया था। और ये हाथ का लिखा हुआ था, और मेरी हस्त लेखन मेरा बहुत अच्छा नहीं है। तो जब टाइपिंग कराया मैंने इसको, तो एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के थे प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि इसको मुझे दीजिए। तो टाइप करके उन्होंने उसको पढ़ा, तो बहुत सारी वो निकाली जो टाइपिंग गलतियाँ थी। और फिर मैंने परमिशन के लिए हाई कोर्ट में सबमिट किया। तो ये पहली बार में मुझसे कई सारे प्रश्न पूछे गए पत्र के द्वारा, मैंने जवाब दिया। इसके बावजूद भी वो डेक्लाइन कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया कि ये आप, और बल्कि मैं कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बता सकता। तो पर बाद में मैं उनका नाम ले सकता हूँ। उस समय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आए थे आदरणीय न्यायमूर्ति C.K. प्रसाद साहब। हो सकता है वो मुझे इसमें कहीं सुने भी। तो उन्होंने इसको पढ़ा, और उनके जो सुपुत्र थे वो भी आर्मी में थे, तो उनको ये नहीं समझ में आया कि ये अस्वीकृत क्यों हुआ। और मेरा रिप्रेजेंटेशन वो पहले अलाउ कर चुके थे। जब लखनऊ आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उसको जानते हो जिसने एक उपन्यास लिखा है? तो जो उनके PPS थे उन्होंने कहा लॉर्डशिप यही है जिन्होंने लिखा है। तो खैर इस तरह से इसको अनुमति मिली। तो बड़ा विलम्ब से छपा ये, फिर 2010 में छपा। और ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि किन्नर कथा की जो पांडुलिपि पड़ी थी वो तुरंत हो गई। वो जाते जाते हमारे उस समय के एक्टिंग चीफ थे अमिताभ लाला साहब, तो उन्होंने फिर इसकी अनुमति की। तो अनुमति मैं इसलिए लेता हूँ कि चूँकि मैं एक लेखक हूँ, पर उसके साथ ही मैं एक महत्वपूर्ण दायित्व भी संभाल रहा हूँ। तो हम लोगों को एक स्वीकृति मिली हुई है कि अगर हम कोई साहित्य तो कला से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो लेखक हैं जो अच्छी अच्छी सर्विसेज में भी हैं, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं लिखना है कि जो देश की नीतियों या देश के हित में ना हो, या जो सांप्रदायिक विद्वेष फैलाए, तो उसमें प्रतिबंध है। फिर भी अनुमति लेने से एक संतोष रहता है कि कोई अड़चन नहीं। और जो भी रॉयल्टी या नाटक में कोई आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग या कोई भी कार्यक्रम में अगर मुझे कोई धनराशि मिलती है तो मैं उसमें इनकम टैक्स पे भी करता हूँ। वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी मुझे साल भर में अगर 40-50 हज़ार रुपये भी मिलता है तो आप समझिए कि 30% इनकम टैक्स में, तो मिलता 20,000। पर वो मुझे खुशी होती, वो मुझे जो साहित्य का जो पैसा होता है, मेरी कोशिश होती कि जो मेरे सच्चे पात्र हैं मैं उन तक वो पैसा पहुंचा देता। क्या बात है। मैं अपने ऊपर वो खर्च नहीं करता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है एक सर्जक के लिए, एक साहित्य और एक चिंतक के लिए। इसी कड़ी में मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ हमारे तमाम श्रोता और दर्शक कि आप सामाजिक यथार्थ
से जुड़े हुए विषयों पर आप ज़्यादा उठाते हैं बैकड्रॉप जो है कहानियों के, इसके पीछे मूल कारण क्या है? क्योंकि बहुत से लोग तो उपन्यास का मतलब ही एक फंतासी है कि उसका सत्य से, उसके यथार्थ से कम मतलब है, लेकिन आप यथार्थ को उपन्यास की शक्ल में, यथार्थ को आप कहानी की शक्ल में लाना, इसको आपने क्यों चुना? हाँ, देखिए आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और प्रश्न से ही मुझे रोमांच ये हो रहा है कि कई चीज़ें मुझे याद आ गई हैं। एक लेखक संवेदनशील होता है, और वो जब समाज में कोई चीज़ें देखता है या महसूस करता है तो उसके अंदर एक कुछ पनपने लगता है। और मैं बता दूं, ये एक बहुत बड़ी लेखक को सजा भी है। जब हम लोग कोई कहानी लिख रहे होते हैं या उपन्यास लिख रहे होते हैं तो बहुत अजीबो गरीब स्थिति रहती है। कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, और परिवार के अपने जो हमारे सदस्य हैं उनका भी समय लेते हैं। जो समय उनका है वो इधर आ जाता है। तो एक जो माँ होती ना, जो बच्चा होता है, तो वो उसको जितनी सारी स्थितियां होती हैं वो एक लेखक के साथ होती हैं। पर जब वो सृजन हो चुका होता है, यानी वो बच्चा जब जन्म ले लेता है, तो जो वो माँ को सुख मिलता है, सृजन सुख, वो एक लेखक को मिलता है। तो वो जो आनंद की स्थिति होती है, कभी कभी हम लोग अपने पात्र के साथ दुख में रहते हैं। कोई आप गाना सुन लीजिए फिल्मी, वो कोई अच्छा वाला इंदिवर जैसे गीतकार का, तो आप या कोई दार्शनिक गीत सुन लीजिए या कोई प्रवचन सुन लीजिए, तो आप उसी रो में बह जाते हैं। तो लेखक भी अपने पात्रों के साथ परकाया प्रवेश करके और उनकी स्थितियों में उतराता रहता है, जीता रहता है। तो कभी जब वो आनंद की स्थिति तो आनंद भी उठाता है, सुख की स्थिति में सुख भी उठाता है, दुख की स्थिति में दुख भी उठाता है। तो बहुत सारी उसके साथ चलती रहती हैं चीज़ें। पर अगर हम कोई भी मूर्तिकार अगर मूर्ति बना लेता है, कोई भी हम रचना कर देते हैं, तो वो एक जो संतोष होता है वो सबसे बड़ा सुख है। तो जो नव रचनाकार है, अगर उनके अंदर ऐसी नैसर्गिक प्रतिभा है तो वो उसे दबाए नहीं, ना वो जो गार्जियन है आसपास वो उसको दबाने दे। अगर आपका बच्चा अच्छा टैलेंट है किसी भी चीज़ में, खेल में या अभिनय में, तो उसको करने दें। उसकी जो नैसर्गिक प्रतिभा है वो कभी दबनी नहीं चाहिए। और अगर एक लेखन और जिस क्षेत्र में जाए तो फिर उसका मास्टर बन के आए, यानी पूरी मेहनत और तैयारी के साथ। अगर वो क्रिकेट खेलना जानता है तो ये नहीं कि वो खेल रहा है, उसे फिर बहुत अच्छी क्रिकेट आनी चाहिए, तो उसका जानकार भी होना चाहिए। तो इसी तरह है, लेखन है तो उसका निर्माण होता है। क्योंकि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, लेकिन एक साहित्यकार परिस्थितियों से ऐसे दासत्व के शिकार मनुष्यों को मुक्ति के मार्ग पर ले जाने का काम करता है। हाँ, खुद भी उस दासत्व से निकलता मुक्त होता है। बिल्कुल। तो इसमें ज़रूर आपने किन्नरों की बात की, आपने एक पूरे समुदाय की को स्वर दिया है, क्योंकि उसके लिए एक अदालतों में संघर्ष चलता रहा। सरकार ने भी बहुत सारे मंचों पर जो अधिकार उनके थे उनको देने में दिक्कतें थीं, लेकिन कुछ कुछ उनको अधिकार प्राप्त हो गए हैं। मुझे उत्तर प्रदेश विधि आयोग के जो चेयरमैन थे हमारे न्यायमूर्ति मित्तल साहब, तो एक कानून बनना था उत्तराधिकार का। तो मुझे सूचना आई कि कुछ ऐसे किन्नर आए जिनसे कुछ फार्म भराए जाए कि वो उत्तराधिकार में क्या चाहते हैं। तो मैंने पायल से कहा, लखनऊ की किन्नर गुरु, वो 10-12 लोगों के साथ मैं भी गया। तो एक कार्य हो रहा, अभी मुझे राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण जी, तो उन्होंने भी बुलाया, डिस्कशन हुआ हमारा उनका कि किन्नर समुदाय को हम कैसे शिक्षित करें, कैसे इनको रोजगार की तरफ उन्मुख करें। तो बहुत अच्छी चीज़ें सरकार से हो रही हैं। और 15 अप्रैल 2014 को, यानी आज हम अम्बेडकर जयंती पर यहाँ बैठे हैं, कल 15 अप्रैल है, तो बहुत ऐतिहासिक दिन है वो भी 15 अप्रैल 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था किन्नर समुदाय के पक्ष के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए। और उसकी वजह से अब अनेक प्रांतों में किन्नर कल्याण बोर्ड भी गठित हुए हैं और इनके लिए बहुत अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। इग्नू इनको शिक्षा के लिए बीड़ा उठाए हुए हैं। वहीं कई सामाजिक संस्थाएं हैं, वो भी इनके साथ काम कर रही हैं। और मेरा भी एक आठ किन्नर कथा संवाद एक व्हाट्सएप समूह है, और उसमें करीब मैं 8 सेमिनार करा चुका हूँ। और लखनऊ में जितने भी आपने देखे होंगे कोई कार्य हो रहा है, तो मैं एक सुझाव देता हूँ कि ऐसे से करो तो अच्छा है। तो वैसा हो रहा है, और उनको मुख्य धारा में ये आ जाए, ये मेरा प्रयास है। आपने जो एक और बड़ा विषय जो आपका सेना का विषय है, इस पर जो कहानियाँ लिखी हैं, तीसरा कंबल या जय हिंद की सेना, इस तरह के बहुत से
या इस तरह की कहानियाँ जो हैं अप्रेषित पत्र, बहुत से सैन्य परिवारों के उनके जो जीवन के साथ होता है, एक सैनिक के जीवन के साथ होता है, या युद्धोन्माद, इस विषय पर आपने बड़ा चिंतन किया है, आपने लेखन किया है। तो आपका निष्कर्ष क्या है, कुछ रखें हमारे श्रोता और दर्शकों के समक्ष। हाँ, तो ये है कि जैसे जब मैंने 71 युद्ध का उपन्यास लिखा और जब ये अनुमति की चर्चाएं चल रही थी, तो मुझे कुछ लोग मिले, जैसे यहाँ एक चतुर्वेदी जी हैं, कैप्टन चतुर्वेदी, इनको वीर चक्र मिला है और 71 युद्ध में वो लड़ाई लड़ी उन्होंने और एक पैर उनका क्षतिग्रस्त हुआ। तो जब यहाँ कार्यक्रम हुआ लखनऊ पुस्तक मेले में, नेशनल बुक फेयर में, तो उनको भी मैंने आमंत्रित किया और वो उनको सम्मानित भी कराया। और इसी तरह एक हमारे न्यायमूर्ति थे, पहले एडवोकेट थे वो, उनके मुंशी जी थे, वो सैनिक की तरह वहाँ लड़े। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने एक जगह को घेरा और कितने कम थे और वो बहुत कई गुना ज़्यादा थे, फिर भी वो उन लोगों को के ऊपर हम विजयी हुए। तो उस घटना को मैंने बाद में जोड़ा इसमें। तो सृजन करते समय कई चीज़ें हमारे सामने आती जाती हैं। अभी मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ होमोसेक्सुअल के ऊपर, समलैंगिकता के ऊपर। 2012 में मैंने वो शुरू किया था, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में एक निर्णय दिया। फिर 13 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो मैंने भी स्टे लगा दिया कि भाई अब मैं भी नहीं लिखूंगा। 18 में वो एक 377 जो धारा है, कुछ शर्तों के साथ छूट मिल गई। तो उसमें फिर मैंने मेरी एक शोधार्थी है काव्या नायर, केरल में, उसने कहा सर जैसे आपका किन्नर कथा है, आपका पायल में पायल है, तो इस तरह से सर आपका इसमें भी कोई उपन्यास आना चाहिए हम लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैंने काम तो किया, शोध भी बहुत किया था, तो शुरू करते हैं। तो शुरू किया, तो उसके करीब 17 अध्याय लिखे जा चुके हैं, वो इस साल आ भी जाएगा। तो मैं मानता था कि ये एक विकार है और ये नहीं होना चाहिए। जब मैं सनातन धर्मी हूँ और हमारी जो सनातन संस्कृति है वो इसको स्वीकार भी नहीं करती है, तो मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था कि मैं इस पर कैसे इस चीज़ को लाऊं और ये तो बहुत विकार की तरफ फैल रहा है। पर जब मैंने इसमें शोध किया, जब मैं इन लोगों से मिला, तब मुझे लगा कि ये विकार नहीं है, ये एक प्रवृत्ति है, जैसे एक पुरुष और स्त्री की विषमलिंगी के लिए प्राकृतिक प्रवृत्ति है। और उनके साथ अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है तो वो फिर मुझे उचित लगने लगा और फिर मैंने वो उपन्यास शुरू किया। तो उसमें जिस तरह से हमारी संस्कृति भी इससे रहे और जो प्रवृत्ति है वो सामान्य के सामने एक विकार के रूप में ना जाए, वो इस उपन्यास का केंद्रीय भाव है, कथा के रूप में है, जिसमें कहीं भी अश्लीलता नहीं है और एक पक्ष को रखने की कोशिश की गई है। उसका शीर्षक भी है हाँ मैं हूँ, पर वो पूरी तरह से हमारी सनातन संस्कृति को स्थापित भी करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बड़े साहब और अन्य कहानियाँ। हाँ। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, हाँ, वो जिंदगी में दो धारी तलवार की तरह चलते रहते हैं। जी, जी। एक तरफ वो बड़े साहब के सामने बहुत कुछ तथ्य नहीं रख पाते, हाँ, इसलिए स्वीकार करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़े साहब के दबाव में वो अपना जीवन खुलकर जी नहीं पाते। हाँ। तो बड़े साहब कई जगह ऐसे भी होते हैं जो प्रेरणादायक, प्रेरणास्पद भी हो जाते हैं। हाँ। तो आपने कैसे कैसे बड़े साहब का संकलन अपनी कहानियों में किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बड़े साहब जो है ना तो जो आप कह रहे हैं उनमें से कतई नहीं है। एक्चुअली जो PWD का विभाग होता है उसमें जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसको बड़े साहब बोला जाता है और जो SDO होते हैं उनको छोटे साहब बोलते हैं। आप सपोज करिए कि मुख्य अभियंता भी आ जाए, इवन इंजीनियर इन चीफ आ जाए, HOD भी आ जाए, तब भी वो बड़े साहब रहते हैं, तो बड़े साहब वो उन्हीं को बोलेंगे एक्शन को। तो हमारे उच्च न्यायालय में एक मेरे फादर इन लॉ के मित्र थे, ललितपुर में उनकी पोस्टिंग थी, तो उनका एक मैटर चलता था हाई कोर्ट में, तो वो आया करते थे, तारीखों में मिलते थे, बैठते थे। तो उन्होंने अपने, जब वो जूनियर इंजीनियर थे, वो खुद बड़े साहब थे उस समय, एक्सीएन हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि भैया जब हमने नौकरी ज्वाइन की थी, ओवरसीयर सब पद था, तब उनके साथ एक घटना घटी थी, तो उस घटना का चित्रण है इसमें। तो वो बड़े साहब का एक वो चरित्र की जो कैसे वो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, उस तरह की चीजें हैं उसमें। बिल्कुल। तो और भी हम साहित्य, इसका नाटक मंचन भी हुआ है। अच्छा। अनुपम बिसारिया ने उसमें नाटक का मंचन। तो आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है कि साहित्यकार भी कहीं उलझ जाए, हाँ, और प्रश्न के उत्तर न देकर वो खुद एक प्रश्न बन जाए और बार बार कहे कि क्या कहें। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति के जो अप्रतिम सौंदर्य, या कहें कि बहुत प्रचुर मात्रा में विशाल जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का,
वहाँ से आने वाले महेंद्र भीष्म के जीवन में प्रकृति की भूमिका और भागीदारी कितनी है और उसके प्रति आपका अनुराग और उसकी अभिव्यक्ति आप कैसे कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और जल्द लौटते हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और कार्यक्रम है विमर्श। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और हमारे साथ हैं साहित्यकार महेंद्र भीष्म जी, जो कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और चिंतक, एक सृजनकर्ता भी हैं। तो महेंद्र जी, प्रकृति की बात बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे लेखक कहाँ फंसता है जहाँ वो प्रश्न छोड़ देता है उत्तर देने के बजाय। तो इसमें आपने क्या संकलित किया है? हाँ, इसमें जैसे एक कवर में ही आपको दिख रहा है कि माँ और बेटे का है। एक कहानी है, क्या कहें, माँ और बेटे की। माँ विधवा है, उसका विवाह एक बहुत ही गलत जगह बड़ी उम्र के उसके साथ उसके सगे मामा कर देते हैं। तो जो पहला पुत्र है वो अपने चाचा के दादी के पास रहता है। तो वो माँ चाहती है कि एक बार मैं उस पुत्र से मिल लूँ। तो इसी की वो कहानी है जो बड़ी मार्मिक है। तो उस रिश्ते को, उस संबंध को कि वो मिल के फिर बिछोए होना है, तो क्या कहें, बस यही रह जाता है। वैसे भी रिश्तों की वानगी ऐसी है जहाँ बहुत कुछ कहने की सामर्थ्य रखने वाले निरुत्तर हो जाते हैं। और कई बार ऐसी परिस्थितियों में जो आपका उपनाम भी है भीष्म, पितामह भीष्म भी ऐसी ही परिस्थितियों में फंसते रहे। और जितने भी अलग अलग कालखंड में, अलग अलग युगों में अलग अलग कथानक रहे, सबके पात्र ऐसी परिस्थितियों में घिरते रहे। और कलयुग तो इससे भरा हुआ है। लोग रिश्तों की जो खुशबू है उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संकटों के कांटे उसमें चुभते जाते हैं। चलते चलते ये आखिरी दरख्त, पर्यावरण के संरक्षण बहुत जरूरी है। हम सब उसकी चिंता तो करते हैं लेकिन भागीदारी कम करते हैं। आपने सचेत किया है कि कहीं ये आखिरी दरख्त साबित ना हो, तो जरा इस पर भी रोशनी डालें आप। मैं बताऊं कि ये उपन्यास मेरा ये भी ग्रेजुएशन के समय लिखा गया। अच्छा। और ये मुझे बहुत पसंद आया था। एक शब्द है, पंक्तियां हैं, जब भी कोई साया नजर आएगा, जब भी कोई साया नजर आएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। तो मैंने अपने पिता को समर्पित किया है उपन्यास। और जो हमारे पिता होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वास्तव में कोई इतना ज़्यादा प्रेरक और छाया होती है तो जब वो नहीं रहते हैं, जब हम वास्तव में अनाथ हो जाते हैं, तब हमें वो जो आखिरी दरख्त है जिसने हमें इतना सुकून से जीवन दिया था, कई चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं। जब वो चले जाते हैं तब उनका महत्व समझ में आता है। और जब हम दुनिया से दो चार होने लगते हैं तब फिर वो चीज़ें लगती हैं कि काश, मतलब बहुत बड़ा एक अभाव होता है। और बिल्कुल ये अपने जो बुजुर्ग हैं उनके लिए न होने का भी अभाव है। और साथ में पर्यावरण, जिसको दोनों को जोड़ दिया, तो पर्यावरण का मतलब ये है कि जो प्रकृति है, जो संस्कृति है, उसमें जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनका भी संकलन ज़रूरी है। तो आप सब इसकी चिंता करें, फिक्र करें और महेंद्र भीष्म जी की चिंता के साथ, उनके साहित्य के साथ जुड़ें। क्योंकि समाज में जो परिवर्तन की अपेक्षाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे समाधान की जो कशिश है, उसको आवाज़ आपने दी है। तो आप सबका, आपका विशेषकर आभार कि हमारे स्टूडियो में आप आए। आपने बहुत से साहित्य सर्जकों को राह दिखाई है अपनी जीवन की यात्रा के साथ। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल भी आपको हमारे जो वीडियोस पोस्टेड हैं उसमें भी मिल जाएगा और हमारे ऐप से भी मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे गूगल प्ले स्टोर से या यूएस के प्लेटफॉर्म से। और आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे अन्य कार्यक्रम भी आपके जीवन में प्रेरणा का काम करेंगे, एक परिवर्तन का, एक दृश्य के परिवर्तन का काम करेंगे। हमें सुनते रहें और आप सराहते रहें, आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।